बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इलेक्शन से पहले दो अहम सिलसिला है वाक़यात होंगे और इसका मतलब ये नहीं है कि इलेक्शन ताख़ीर का शिकार होंगे, इलेक्शन बर वक्त होंगे, लेकिन इससे पहले दो अहम सिलसिला है वाक़यात का ज़िक्र है। और दूसरा हमारा पॉइंट ये है कि पीटीआई जो बतौर जमात तो खैर अब कहीं नज़र नहीं आती, और जिसका एक मुज़ाहरा आपने कल देखा ज़मान पार्क में, जब इमरान खान की खसूसी हदायत वकीलों के ज़रिए की गई कि हर सूरत एक हजूम जमा किया जाए ज़मान पार्क में जो मुझसे वफ़ादारी का इजहार करे। लेकिन पूरा ज़ोर लगाने के बावजूद 12 से ज़्यादा आदमी नहीं आए, कुल 12, 10, 11, 12, टोटल 12 आदमी पहुँचे। तो लेकिन उसका जो हल्का मुतस्सरीन है सोशल मीडिया पर, वो जो प्रोजेक्ट के तहत लॉन्च किया गया था वो सरगर्म है, और इसके अलावा उनके बाहर के लोग भी जो बैठे हुए हैं वो सर्वे करा रहे हैं पीटीआई की मकबूलियत के, और सर्वे कराने का ये अमल तेज़ कर दिया गया है। तो इस तेज़ी का राज क्या है ये भी आज आपको बताएंगे। और फिर ये है कि कराची में बल्दियाती इलेक्शन, ज़मीनी बल्दियाती इलेक्शन में पीटीआई के साथ जो हुआ वो उससे पहले नहीं हुआ था। और फिर आखिर में इस्माइल हनिया, हमास के रहनुमा, ईरान किस मकसद के लिए पहुँचे और वहाँ जाकर उन्होंने ईरानी सुप्रीम कमांडर से और दीगर हुकाम से मुलाकातें क्यों की, तो इसका मकसद क्या था। तो नाज़रीन, सर फहरिस्त ये है कि एक सिलसिला वाक़यात तो ये शुरू होने वाला है जो कल मियाँ नवाज शरीफ साहब ने शुरू कर दिया है, बल्कि उन्होंने आसिफ अली जरदारी के साथ टेलीफोन पर रब्ता किया और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के वफद को भी मुलाकात के लिए बुला लिया है। वो दूसरी जमातों से भी रब्ता करेंगे। इन रब्तों में रेड लाइन तय की जाएगी कि इंतखाबी मुहिम में सियासी पार्टियाँ इस हद से आगे नहीं जाएंगी। मुखालफों पर तनकीद की जाएगी, लेकिन बिलो द बेल्ट कोई वार नहीं किया जाएगा, इश्तिआल अंगेज़ी नहीं की जाएगी, ऐसी गुफ्तगू नहीं की जाएगी जो गाली के ज़िमन में आए, और अपने मस्बत इक़दामात, अपने प्रोग्राम, अपने पॉलिसी अमूर और कि हम क्या करेंगे, हमारी कारकर्दगी पिछली कैसी थी, आइंदा कैसी होगी, इस बारे में वो जितनी मर्ज़ी वो तकरीरें करें। ये उनकी एक तजवीज़ है जिस पर सियासी जमातों को इत्माद में लिया जाएगा और ये चीज़ें तय की जाएंगी। ये बहरहाल दावे से तो नहीं कहा जा सकता कि ये सियासी पार्टियां इस रेड लाइन की पाबंदी करेंगी, ये नहीं करेंगी, लेकिन इतनी बात यकीन से कही जा सकती है कि इस मरतबा की इंतखाबी मुहिम पाकिस्तान की अब तक होने वाली तमाम इंतखाबी मुहिम्मात से मुख्तलिफ साबित होगी, और कुछ न कुछ फ़र्क पड़ेगा, और सियासी मैदान उस तरह पारा हाई नहीं देखेगा जिस तरह के माजी में दिखा जाता रहा है। कुछ न कुछ रद्दोबदल तब्दीली होगी, और इस सिलसिले में तमाम जमातों के दरमियान राब्ते होंगे। मुमकिन है पीटीआई और जमात इस्लामी इस अमल से अलग रहे, लेकिन बाकी तमाम पार्टियां जो हैं वो विलिंगनेस उन्होंने अपनी शो कर दी है। और पासदारी कहाँ, कौन सी जमात कितने फ़ीसद करती है, ये बहरहाल बात की देखने की बात है। दूसरी तरफ नवाज शरीफ साहब ने अपनी बाकायदा सरगर्मियों का आगाज़ कर दिया है। कल वो 5 साल के बाद फिर मॉडल टाउन में बैठे, वफूद से मुलाकातें की। सिंध में मुस्लिम लीग को आगे बढ़ाने के लिए भी तजावीज़ पर गौर हुआ, और इस सिलसिले में बशीर मेमन साहब जो जिनको सिंध का सदर बनाया जा रहा है उनको उनके साथ भी तबादला ख्याल किया और रिपोर्टों पर बहस की। उसमें कुछ सियासी इंतखाबी मामलात के अलावा भी कुछ मामलात ज़ेर बहस आए, और नवाज शरीफ साहब कल परसों से मुतहर्रिक हो रहे हैं सियासी मैदान में भी और इंतखाबी मैदान में भी। वो जलसा करेंगे हरीपुर में या मानसेरे में, एक जलसा करना उन्होंने इस इलाके में, पहला जलसा वो वहाँ करेंगे, और इस जलसे के साथ ही मुल्क भर में इंतखाबी मुहिम शुरू हो जाएगी, क्योंकि इंतखाबात में अब 3 महीने से भी कम दिन रह गए। कल 8 तारीख होगी, और यानी 22 दिन ये और बाकी 2 महीने 22 दिन, और फिर वो 8 फरवरी को इंतखाबात है। कुल 3 महीने रह गए, तो 3 महीने या उससे एक आध दिन कम लगा लें तो ये इंतखाबी मुहिम बाकायदा इस हफ्ते से शुरू हो जाएगी नवाज शरीफ साहब के जलसे के बाद से। और पीपल्स पार्टी भी पंजाब में एक्टिव हो जाएगी। पीपल्स पार्टी के सामने कुछ नए मामलात रखे गए हैं, मुस्लिम लीग नून की तरफ से नहीं, उनकी अपनी पार्टी रहनुमाओं की तरफ से, और वो उनको ये बताया गया है कि पीटीआई का जो वोटर है वो चूँकि वोट नहीं देगा पीटीआई के उम्मीदवारों को जो इमरान खान की मर्ज़ी के बगैर, या जिनके बारे में पता नहीं होगा कि ये इमरान खान की मर्ज़ी का आदमी है या नहीं है, या जो भी हालात हमें नज़र आ रहे हैं, उसमें पीटीआई के वोटर घर नहीं बैठेगा बल्कि वो बाहर निकलेगा और पीपल्स पार्टी को वोट देगा, क्योंकि उसकी
दुश्मनी का जो टारगेट है वो मुस्लिम लीग नून है, और वो पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को इस बुनियाद पर वोट देगा कि वो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार को हरा दे। चुनांचे हमारी पार्टी के लिए पंजाब में एक नया इम्कानी पहलू पैदा हो गया। ये रिपोर्टें किस बुनियाद पर हासिल की गई हैं ये ज़ाहिर पीपल्स पार्टी वाले बेहतर बता सकते हैं, लेकिन इसमें एक लॉजिक नज़र आती है। पीटीआई अगला इलेक्शन नहीं जीतेगी, बल्कि अगले इलेक्शन में नशिस्तों की काबिल कदर तादाद भी हासिल नहीं कर सकेगी, और पीटीआई के वोटर्स को भी इस बात का अच्छी तरह पता है। चुनांचे ऐन मुमकिन है कि मुस्लिम लीग नून की ज़िद में, और आपके इल्म में है कि इमरान खान की असल दुश्मनी मुस्लिम लीग नून से थी, पीपल्स पार्टी सेकेंडरी थी, और पीपल्स पार्टी के साथ तो इसने पिछले 2 हफ्तों में आपने देखा कि इत्तेहाद करने की बात भी इमरान खान ने कर दी और पीटीआई वालों ने कर दी कि हम पीपल्स पार्टी से हाथ मिलाने और इत्तेहाद करने के लिए, सियासी इत्तेहाद करने के लिए तैयार है। लेकिन अब जो नई सूरत हाल पैदा हुई है उसमें पीपल्स पार्टी का पीटीआई से सियासी इत्तेहाद नहीं होगा, बल्कि पीपल्स पार्टी ललचाई हुई नज़रों से, मैं ये मनफी मानों में नहीं बात कर रहा, उनका हक है, ललचाई हुई नज़रों से पीटीआई के वोट बैंक की तरफ देख रही है कि पंजाब में ये वोट, ये नहीं कि सारे के सारे मिल जाएंगे, लेकिन एक मोतबा तादाद ऐसी होगी पीटीआई के वोटरों की कि जो इस गुस्से में बाहर निकलेगी कि हमारी पार्टी को तो नहीं आने दे रहे, तो हम मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार को जक पहुँचाएँ अपना वोट इधर कास्ट करके। तो ये एक अच्छा खासा नया इम्कान और नया पहलू सियासत में एंटर हो गया है। अच्छा, नवाज शरीफ साहब का जलसा जो होगा वो इस इंतखाबी मुहिम का स्टार्टर होगा, और उसके साथ ही वो फ़ज़ा जो पहले ही बड़ी हद तक बदल चुकी है मुकम्मल तौर पर बदल जाएगी, और वो क़यास आराइयाँ, वो सियासी थ्योरियाँ, वो अफवाहें, वो अजीब अजीब तरह की कहानियाँ बाखबर ज़राए का हवाला देकर झूठी ख़बरों की तरवीज़, ताकि ये तासुर दिया जा सके कि इलेक्शन तो मुलतवी हो रहे हैं और जनरल आसिम मुनीर के इरादे अच्छे नहीं हैं, वो तो मार्शल लॉ लगाना चाहते हैं, ये वो पीछे बैठकर कौमी हुकूमत के ज़रिए हुकूमत करना चाहते हैं। ये सारी बातें बिल्कुल फजूल और बेमाने और झूठ है, लेकिन एक पर्पसफुली इनको फैलाया जा रहा है। और ये जो अब जलसे शुरू होंगे तो इसमें फिर नवाज शरीफ साहब जलसे भी करेंगे, और मुख्तलिफ रहनुमाओं से जो राब्तों का मैंने जिक्र किया उसमें ख़ास तौर पर JUI के बाज़ लोगों को शिकवा है कि अभी तक मौलाना फजल रहमान साहब से ना तो उन्होंने मुलाकात की है और ना ही टेलीफोन उन्हें किया है। वो इसी मुहिम के दौरान मौलाना फजल रहमान से भी मुलाकात करने वाले हैं। ये जो एक रेड लाइन वाली जो बात मैंने की उस पर सलाह मशवरा के अलावा मुलाकात करेंगे, यानी जो इस वसी तर एजेंडे से हटकर इनफरादी मुलाकात मौलाना फजल रहमान से वो नवाज शरीफ साहब करने वाले हैं। और फिर ये फ़ज़ा जो है इंतखाबी गहमा गहमी हमें नज़र आने वाली है अगले चंद दिन में, अगले हफ्ते के बाद, इन्हीं दिनों में। लेकिन ये गहमा गहमी उस अंदाज से मनफी नहीं होगी कि मार लो पकड़ लो, इस तरह की नहीं होगी, बल्कि एक फेस्टिव किस्म का मूड जो होगा वो हमें इंतखाबी फ़ज़ा में नज़र आएगा। और यहाँ एक बहुत अहम काबिल ज़िक्र बात बता दूँ, PTI के सर्वे कैंपेन से हटकर, लेकिन थोड़ा सा लिंक बनता है, वो ये है कि मुस्लिम लीग नून ने पाकिस्तान के तमाम हलकों में साइंटिफिक और वसी तर गिनती वाले सर्वे कराए हैं, जिनका अखबारात में कोई ज़िक्र नहीं है, क्योंकि मुस्लिम लीग ने ये काम जो है खुफिया तौर पर किया, और खुफिया इसलिए रखा कि कहीं इसमें कोई असरअंदाजी ना हो जाए, नेगेटिव या पॉजिटिव, और अंदर ही, जिसको पंजाबी में कहते हैं ना, अंदर खाते ही उन्होंने करवा लिया है। और फी सर्वे दसियों हज़ार की तादाद में लोगों से रब्ता किए गए, और उनका पूरा सिस्टम बनाया गया है कि किस इलाके में कितने लोगों से और किस तरह मुलाकात करनी है। तो इन सर्वे नतीजों के बारे में ये जो आपको नवाज शरीफ साहब के चेहरे पर बहुत ज़्यादा एतमाद नज़र आ रहा है, तो उसकी वजह ये सर्वे है, और ये सर्वे PTI के सर्वे की तरह नहीं है। इन सर्वे के मुताबिक मुस्लिम लीग नून को या मियाँ नवाज शरीफ साहब को ये तसल्ली है कि वो सादा अक्सरियत तो बड़े निस्बतन आसानी से हासिल कर लेंगे। सादा अक्सरियत, वो मुस्लिम लीग वाले, आप अगर उनसे बात करें वो तो यही कहेंगे कि नहीं जनाब, हमें तो 2/3 अक्सरियत का यकीन है। लेकिन नहीं, ये मुबालगा होगा, 2/3 अक्सरियत का यकीन नहीं है, सादा अक्सरियत का यकीन उन्हें हो गया है। और इस यकीन में जो मामला सामने आए हैं सर्वे रिपोर्टों की तैयारी के हवाले से, तो इस यकीन को लॉजिकल कहा जा सकता है, हकीकत पसंदाना कहा जा सकता है, खुशफहमी पर मबनी नहीं कहा जा सकता। PTI एक अरसे से झूठे सर्वे करा रही है।
किसी सर्वे में वो बताते हैं कि इमरान खान 85% मकबूल है, किसी में वो बताते हैं कि वो 82% मकबूल है, किसी में वो बताते हैं कि 66% मकबूल है, किसी में बताते हैं कि 62% अवाम इमरान खान को वोट देंगे। तो अब इस मुहिम में तेज़ी का फ़ैसला किया गया। अब हर दूसरे दिन सर्वे आएगा, कभी किसी टीवी चैनल के ज़रिए आएगा, कभी किसी इंडिपेंडेंट नामी इदारे के ज़रिए आएगा, कभी कोई और पता चलेगा कि वो रिपब्लिकन सर्वे आ गया है, कोई फलाना सर्वे, डेमोक्रेटिक सर्वे आ गया है। तरह तरह के भांत भांत के नाम आपको सुनने को मिलेंगे और उनका चर्चा होगा। और इसकी वजह क्या है, इसकी वजह, इसका राज मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन इससे पहले थोड़ा सा जिक्र एक सर्वे का, बल्कि 2 सर्वे का कर लें। एक सर्वे तो एक टीवी नेटवर्क है, वो बेकरी वालों का, जिसका नाम लंदन से अनीक नाजी साहब ने बड़ा दिलचस्प नाम रखा है। उसके मुखफ़्फ़ को जो डिकोड किया है वो उन्होंने किया है कि गटर न्यूज़ नेटवर्क जी फॉर गटर और एन, और वाक़तन ये सही नाम रखा है, इसको कहना चाहिए इसमें बामुसम्मा। और ये वो टीवी चैनल है जो गुज़श्ता 1.5 साल से सरगर्म है, एक्टिव है। हर प्रोग्राम उसका इस बुनियाद पर होता है, इस नुक्ते पर फोकस होता है कि पाकिस्तान दिवालिया हो रहा है, हुकूमत 5,000 रुपये का नोट बंद करने वाली है, हुकूमत प्राइवेट बैंक अकाउंट ज़ब्त करने वाली है। और लेकिन उनसे हमदर्दी की जा सकती है, अगर ये है तो ये बहुत काबिल नफ़रत काम कि 1.5 साल से वो प्रोपेगेंडा ये मुहिम चला रहे हैं। और जितनी वो प्रोपेगेंडा मुहिम चलाते हैं, पाकिस्तान दिवालिया होने के खदशे से उतनी ही दूर होता जा रहा है। बाकी मुश्किलात तो अपनी जगह हैं। तो इस टीवी नेटवर्क के एक इसमें ज़ाहिर है सारे पीटीआई के लोग काम करते हैं। तो पीटीआई के एक वर्कर ने पिंडी के 2 हलकों का सर्वे किया और उसने नतीजा जारी किया कि इन दोनों हलकों में पीटीआई का वोट बैंक 50% है। यानी अगर मुखालफ जमातें तमाम की तमाम इकट्ठी हो जाएं तो तब भी जनाब फैसला 1 या 2 वोट की बुनियाद पर होगा, या 50% इधर वाले 1-2 वोट ज़्यादा लेकर जीत जाएंगे या वो जीत जाएंगे। तो ये उसने सर्वे जारी किया। और सर्वे जारी करने से पहले उसे पार्टी पॉलिसी शायद उसने वो जो पिछला जो एक क्रॉनिकल आर्डर है इनके सर्वेज़ का वो याद नहीं रहा कि पीटीआई का स्टैंडिंग मौक़िफ़ तो ये है कि उसे हर जगह 85% की आवाम की हिमायत हासिल है, जिसको पीछे उन्होंने पिछले महीने थोड़ा नीचे करके 60% और 66% तक वो ले आए हैं। तो इन्होंने 66% से भी गिराकर 50% कर दिया। बाकी जाली 100% जाली ये सर्वे था। वहाँ की पिंडी की सूरत हाल कुछ और है। और दूसरा सर्वे किया है 92 ने, जिसका जिक्र आपने सुना होगा कि वो धरना केस में इसका जो किरदार रहा है वो ही टीवी चैनल, वहाँ इस तरह की खबरें चलती हैं। और एक सर्वे उन्होंने भी किया है। क्या सर्वे किया है? कौमी असम्बली की टोटल सीटें हैं 267, यानी 267, 270 से 3 कम ये कौमी असम्बली की सीटें हैं। बाकी ये सीटें होती हैं वो गिनती वो आती हैं मखसूस नशस्तों पर जो इंतखाबात होते हैं, और फिर जो पार्टी को इख्तियार होता है कि वो इतनी सीटों पर इतनी सीटें वो इजाफी ले सकता है। जिन हलकों में इलेक्शन होते हैं वो हैं 267, 270 से 3 कम। तो इस टीवी चैनल ने ज़ाहिर याद नहीं इसको रहा या दिमाग चल गया हमेशा की तरह, इसने कौमी असम्बली के 300 हलकों का सर्वे कर दिया। अब वो 33 हलके कहाँ से उसने लिए पता नहीं, वो इंडिया चला गया होगा। कानपुर, गाज़ियाबाद और गाज़ीपुर और बनारस और उत्तरकाशी, रामपुर, कानपुर का सर्वे उसने कर दिया होगा। पाकिस्तान में 267 हलके हैं। इन्होंने 300 सीटों का, कौमी असम्बली की 300 सीटों का बड़ा जामे सर्वे किया, जिसको उन्होंने कहा कि बड़ा मजबूत सर्वे है, यानी इसमें शक की गुंजाइश नहीं है, ये इतना सही सर्वे है। तो शक की गुंजाइश जनाब 267 में से 300 सीटों का इन्होंने सर्वे निकाला और उसमें 225 सीटें पीटीआई को इन्होंने जितवा भी दी हैं। और 267 में से 225 निकाल दें तो बाकी जो कितनी बचती हैं वो कम है, लेकिन इन्होंने 225 उनको दे दी, 42 मुस्लिम लीग नून को दे दी, कुछ 30-35 पीपल्स पार्टी को दे दी और बाकी दूसरों को दे दी। टोटल जो है वो 300 सीटें इन्होंने कर दी हैं कौमी असम्बली की, जबकि जो कौमी असम्बली की सीटें हैं वो 270 से भी कम है और उन पर इलेक्शन होना है। इन्होंने 300 सीटों को, तो ये इनकी जालसाजी का यानी बुनियाद ही इन्होंने जालसाजी पर रखी। सर्वे की जो बुनियाद है वही जालसाजी पर रखी कि जनाब हमने ये बड़ा मजबूत सर्वे 300 सीटों पर करवाया है। और ये सर्वे 1-1.5 साल के दौरान आपने देखे होंगे कि 15-20 सर्वे आ चुके हैं, जिनमें किसी में 85%, किसी में 81%,
शुक्र है इन्होंने किसी जगह 95% वाला अभी तक नहीं किया। तो अब पता क्या चला है, पता ये चला है कि ये सर्वे अब मज़ीद होंगे और इलेक्शन से पहले पहले इनकी तादाद कुछ इस तरह हो जाएगी कि हर रोज़ शायद 2 के हिसाब से सर्वे आए। एक GNN कर रहा है, एक 92 कर रहा है, एक फिर GNN कर रहा है, फिर 92 कर रहा है, फिर कोई व्लॉगर कर रहे होंगे, फिर कोई इंडिपेंडेंट, कोई डेमोक्रेट और पता नहीं क्या क्या इस तरह के उन्होंने मुखफ़फ़ात बनाए हुए हैं। वो सारे इदारे जो हैं वो चल पड़ेंगे और दिन में 2-2 सर्वे आएंगी। लोगों की मत मारी जाएगी कि हर सर्वे में PTI वो यानी कहीं 85% पर खड़ी होगी, कहीं 80% पर खड़ी होगी, कहीं 90% पर खड़ी होगी। तो ये सर्वे की रफ्तार तेज़ की जाएगी। मकसद क्या है? मकसद ये बताना है कि जब इलेक्शन हों तो आवाम के सामने एक नया बयानिया रखा जाए कि जनाब PTI को तो 82% की मकबूलियत हासिल थी, उसे तो 10% वोट भी नहीं मिले। इसका मतलब ये है कि 90% का 80% का धांधला किया गया है और धांधली का प्रोपेगेंडा भी इन सर्वेस के साथ होगा। ये कहा जाएगा कि देखें ये जो सर्वे आ रहे हैं इनसे अंदाज़ा होता है कि हुकूमत या तो इलेक्शन नहीं कराएगी, मुलतवी कर देगी, और अगर इलेक्शन कराए तो बहुत बड़ी धांधली कराई जाएगी। PTI का वोट बैंक ज़ाया किया जाएगा और मुस्लिम लीग नून को जितवाया जाएगा। हालांकि इलेक्शन जितवाने का जो काम जनरल फैज़ कर गया है, उसके बाद अब फैज़ तो कोई दोबारा पैदा नहीं होने वाला। वो इमाम धांधली था, धांधली का इमाम था और धांधली का वो साइंसदान भी था। अब कोई जनरल फैज़ू इस मुल्क में पैदा नहीं होने वाला, ना मुस्लिम लीग के हक़ में ना किसी और पार्टी के हक़ में। और मुस्लिम लीग का जो मकबूलियत है वो मैंने बहुत पहले अर्ज़ किया था कि ये जो मकबूलियत एक किस्म की खाबिदा हो गई है। मुस्लिम लीग का वर्कर डिफेंसिव हो गया है, पार्टी का दिफा नहीं कर रहा। ख़ास तौर पर शहबाज शरीफ के तर्ज़ हुक्मरानी ने मुस्लिम लीग के लिए मुश्किल सूरत हाल पैदा की। लेकिन जब नवाज़ शरीफ साहब आएंगे, और ये मेरा नहीं बहुत सारे लोगों का ख्याल था कि जब नवाज़ शरीफ साहब आएंगे तो इस धुंध को वो साफ़ करेंगे, इस गर्दो गुबार को वो हटाएंगे और पाकिस्तान की फ़ज़ा बदल जाएगी। और वह फ़ज़ा बदली तो ये जो जाली सर्वेज़ हैं इनकी रफ्तार तेज़ होगी, और ताकि इलेक्शन के दिन और इलेक्शन के बाद ये गुल मचाया जा सके, बल्कि गुल गपाड़ा मचाया जा सके कि जनाब धांधली होगी, बहुत ही बड़ी धांधली होगी। कहाँ 80% 85% वोट, कहाँ ये गिनती के वोट। तो यहाँ मेरी एक प्रिडिक्शन भी नोट कर लीजिए, इलेक्शन के बाद ये लोग ना तो गुल करने के काबिल रहेंगे ना गपाड़ा करने के काबिल रहेंगे, बल्कि इलेक्शन से पहले ही इन्हें गुल गपाड़े समेत काफ़ी हद तक कूल डाउन कर दिया जाएगा। और इसका मुजाहरा आपने देखा लाहौर में जो हुआ ज़मान पार्क में। इनका ख्याल था कि 1000, 1200, 2000 आदमी आ जाएंगे और इस तरह एक ख़बर इंटरनेशनल मीडिया में चल जाएगी कि पता नहीं पाबंदियाँ हैं, कर्फ्यू है, पकड़ दकड़ है, नाके लगे हुए हैं, पुलिस बंदूकें लेकर पूरा मगरबी किनारा बनाया हुआ है, गज़ा की पट्टी बनाई हुई है। फिर भी जनाब 1500, 2000 लोग जो थे जानसार इमरान खान, इमरान तेरे जानसार बेशुमार बेशुमार वो धाड़ते हुए गश्ते हुए और जनाब बनी अपने ज़मान पार्क में पहुंच गए। लेकिन पहुंचे कितने? 12। और कल जो परसों वो जो मानसेरा में इनका कन्वेंशन का बुरा हशर हुआ है कि पुलिस हट गई, रास्ते सारे के सारे खुले थे, कोई पकड़ दकड़ नहीं थी। तो जनाब कन्वेंशन धूमधाम से जो हुआ उसमें 40 से 45 तक के लोग थे, 46वां आदमी नहीं था कोई। ये उनकी हालत थी। तो ये जनाब ये इनके सर्वे वाला मसला है। नाज़रीन, कराची में कल 5 सीटों पर बल्दियाती इंतखाबात हुए, ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात। 3 UC नाज़िम थे और 2 कौंसलर थे। तो वो ज़्यादातर तो पीपल्स पार्टी जीत गई। एक हलके में, एक हलका था उसमें जमात इस्लामी का उम्मीदवार जीत गया और बाकी में पीपल्स पार्टी जीत गई। और ये तो कोई ख़बर नहीं है। ख़बर क्या है? ख़बर ये है, सीटों के हिसाब से तो खैर 2 ही पार्टी रही, एक पीपल्स पार्टी और दूसरी नंबर पर 1 सीट लेकर नाज़िम की जमात इस्लामी। लेकिन वोटों के एतबार से अगर आप देखें तो ज़रा तवज्जो फरमाइए कि सबसे ज़्यादा वोट पीपल्स पार्टी ने लिए, दूसरे नंबर पर जमात इस्लामी ने लिए, तीसरे नंबर पर मुस्लिम लीग नून तीसरे नंबर पर रही, चौथे नंबर पर आज़ाद उम्मीदवार रहे, 5वें नंबर पर तहरीक लब्बैक रही, 5वें नंबर पर। बस यहाँ लिस्ट ख़त्म। PTI को वोट ही कोई नहीं मिला। यानी उसको आप नंबरिंग में शुमार इसलिए नहीं कर सकते कि उसे वोट मिले होते तो नंबर आप शुमार करते, उनको वोट ही नहीं मिला। और कराची में आप किसी से भी अखबार नवीस से पूछ लीजिए कि किन पोलिंग स्टेशन पर हालत क्या थी।
पीपल्स पार्टी के पोलिंग स्टेशनों पर लोग थे। वैसे टर्न आउट बहुत कम था पोलिंग स्टेशनों पर, रश भी पोलिंग जो इंतखाबी कैंप होते हैं पार्टियों के, उनके अंदर रश भी कम था। यानी जहां 100-50 वर्कर वोटर हर वक्त मौजूद होना चाहिए, वहाँ 20-25-30 के हिसाब से लोग मौजूद थे। जमात इस्लामी कैंपों में भी लोग मौजूद थे, थोड़े बहुत पीपल्स पार्टी में भी मौजूद थे, मुस्लिम लीग में भी मौजूद थे, लब्बैक में भी मौजूद थे। लेकिन पीटीआई के कैंपों में कोई वर्कर घुसा ही नहीं, दाखिल ही नहीं हुआ। जो आता था वो कैंप के सामने से गुजर जाता था। और नतीजा क्या हुआ, एक दिलचस्प तरीन वाक़या पाकिस्तान की इंतखाबी तारीख में, गालबन नहीं यकीनन पहला वाक़या, इससे पहले ऐसा वाक़या हुआ न सुना न देखा कि जनाब दोपहर के वक्त पीटीआई के वर्करों ने इंतखाबी कैंप उखाड़े और घरों को चले गए। दोपहर के वक्त पोलिंग 5 बजे ख़त्म होती है, पोलिंग 5 बजे ख़त्म होती है, तो कोई कैंप जनाब उनका 2 बजे ख़त्म बंद, कोई 12 बजे बंद, कोई 3 बजे बंद, कोई 4 बजे बंद। और ये उनके कैंपों की हालत थी। कोई आदमी नहीं घुसा और पोलिंग स्टेशनों पर कोई वोट इनको नहीं पड़ा, पोलिंग बूथों में पीटीआई को। तो जनाब कराची में जो कुछ हुआ ये एक अजीबोगरीब किस्म का, मुझे तो हंसी आ रही है और आपको पता नहीं रोना आ रहा होगा या हंसी आ रही होगी, मुझे नहीं पता। बहरहाल तो ये इनके साथ जो हुआ, और आप ये इनको बता सकते हैं अगर पीटीआई के कुछ लोग आपके दोस्त अहबाब में शामिल हैं कि उन्हें बता दें कि जनाब बेटा जो कराची में हुआ ना, यही पंजाब में भी आपके साथ होना है, पंजाब में भी यही होना है। और सिंध में तो खैर पीटीआई है ही नहीं। हाँ, पुख्तूनख्वा में इनका वोट बैंक है, अगरचे उस पर किसी अलग प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि कितना है। सिंपल मेजॉरिटी वाला वोट उनके पास नहीं है पुख्तूनख्वा में, जैसा कि शोर मचाया जा रहा है और झूठ का एक तूफ़ान खड़ा किया जा रहा है अपने सोशल मीडिया और टीवी पर। जो मकबूजा मीडिया के जो बचे खुचे कैंप रह गए हैं, और वो अच्छी खासी तादाद में हैं, 10-15 तो एंकर पर्सन ऐसे हैं जो पीटीआई को ढोल अब भी पीटे जा रहे हैं, हालांकि ढोल फट चुका है। तो पुख्तूनख्वा में कोई इनकी सिंपल मेजॉरिटी नहीं है। हो सकता है कि ये इस वक्त तक पीटीआई सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, सबसे बड़ी यही हो, लेकिन मेजॉरिटी नहीं। दूसरा काम जो होना है नाज़रीन, वो होना है टीटीपी का सर कुचलने का फैसला कर लिया गया है और इसके ख़िलाफ़ एक तगड़ा हाथ डाला जाएगा। और अगर हम अपनी ज़बान में कहें तो उसकी कमर तोड़ दी जाएगी। माजी में तो टीटीपी पर हाथ कभी डाला नहीं गया, इस तरह से ड्रामे किए जाते रहे। लेकिन इस मरतबा जो उन्होंने एक सीरियस सिक्योरिटी चैलेंज पेश कर दिया है, रियासत के आगे एक बड़ा ख़तरा खड़ा कर दिया है, उसको क्रश किया जाएगा और उसको मौका नहीं दिया जाएगा कि बाकी मुल्क में तो दूर की बात है, वो पुख्तूनख्वा में भी कोई बड़े पैमाने पर कार्रवाइयाँ कर सके। बहरहाल इस दौरान नवाज़ शरीफ साहब को ये इतला दे दी गई है कि टीटीपी का बुनियादी हदफ आप हैं, उसके बाद मौलाना फजल रहमान है, उसके बाद पीपल्स पार्टी है। ख़ास तौर पर कराची में पीपल्स पार्टी को निशाना बना सकते हैं टीटीपी वाले, और इसके अलावा फिर उसके बाद दूसरी जमातें हैं। मुख्तसर तौर पर पीटीआई और जमात इस्लामी के अलावा हर पार्टी इनका हदफ है, लेकिन प्रायोरिटी जो है वो नवाज़ शरीफ साहब को उन्होंने देनी है, उनको नुकसान पहुंचाने के लिए, उनके उम्मीदवारों पर हमले करने के लिए, और दूसरे नंबर पर जेयूआई, फिर पीपल्स पार्टी, फिर दूसरी पार्टियां। लेकिन इनका जो प्लान है टीटीपी का, अपनी तरफ से उन्होंने इमरान खान को बड़ा मजबूत किस्म का यकीन दिलाया है कि हम आपके लिए पासा पलट देंगे, इलेक्शन नहीं होने देंगे। लेकिन इनको मेरा ख़्याल है कि बहुत बुरी नाकामी का सामना होगा, और इस मरतबा ये वाक़तन हाथ लगा लगा कर देखेंगे कि इनके साथ हुआ क्या है। अच्छा नाज़रीन, कुछ फ़लस्तीन का हवाल सुन लीजिए। हमास के सदर इस्माइल हनिया साहब क्यों गए हैं, तो वो जनाब यही ईरान से फरियाद करने गए हैं कि आपने जो वादा किया था कि हम इधर से कार्रवाई करेंगे, आप इधर से कार्रवाई करें तो हम इधर से आ पड़ेंगे, तो वो तो आपने पूरा नहीं किया। उसके नतीजे में गज़ा बर्बाद हो गया, तबाह हो गया। तो ये मुलाकात का मकसद था, लेकिन इस मुलाकात का नतीजा क्या निकला? ज़ाहिर है ईरान ने कुछ मुस्तकबल के वादे किए होंगे, माजी पर कुछ बताया होगा, अपना उज़्र माकूल या नामाकूल सामने रखा होगा, वो चीज़ सामने आ जाएगी। लेकिन एक सतर का खुलासा हम पंजाबी ज़बान में करें तो वो ये हुआ, वो उसको यूँ कहा जा सकता है कि ईरानी रहनुमाओं ने जवाब में आगे से दंद काट के दिखा दिए। तो ये हुआ जनाब हनान में। और बहरहाल 10,000 से ज़्यादा शुहदा की तादाद हो गई है, और ऐसी ऐसी दर्दनाक दिल दहला देने वाली वीडियोज़ आ रही हैं, और उस पर जो रद्द-ए-अमल हुआ है वो भी आपके सामने है कि पूरी दुनिया में एक हंगामों की, मुजाहरों की
ایک لہر چل پڑی اور اتنے اتنے بڑے مظاہرے 3-3 لاکھ سے لے کر 10-10 لاکھ تک کے مظاہرے. اور وائٹ ہاؤس کے باہر جو کل مظاہرہ ہوا کل شام، اس میں جناب انہوں نے وائٹ ہاؤس کے دروازوں پر سرخ رنگ پینٹ کر دیا، جس کا مقصد یہ بتانا تھا کہ بائیڈن تم خونی ہو، تم بچوں کے قاتل ہو. اور پھر اسرائیل کے اندر سے، کابینہ کے اندر سے مطالبہ آگے آیا کہ نیتن یاہو تم استعفیٰ دو، کیونکہ اسرائیل کا ایک تو ظلم بے نقاب ہوا، اور اسرائیل کے وزیر نے یہ اعتراف کیا ہے کہ دنیا میں جو ہمارے لیے ماحول ہے وہ مشکل تر ہو گیا ہے. اور بہرحال اسرائیلی فوج نے غزہ کو درمیان میں سے کاٹ دیا ہے، اور وہ اس کا اعلان ہے کہ وہ اگلے چند دنوں میں غزہ کے شہر پر قبضہ کر لے گی. اس دوران اسرائیل کے کافی سارے ٹینک تباہ ہوئے ہیں، جن کی وجہ سے خاصی پریشانی ہے. اور ان کے جو مرنے والے فوجیوں کی تعداد ہے غزہ کی جنگ میں، ایک تو وہ فوجی تھے نا جو 7 اکتوبر کو ان کے حملے میں مارے گئے تھے، ان سے ہٹ کر جو اسرائیلی فوجی مارے گئے ان کی تعداد 400 سے زیادہ ہو گئی ہے، اور یہ نہیں بتا رہے. اور بہرحال کل میں نے ایک ولاگ دیکھا کسی کا، اس میں وہ ایک صاحب پہلے پیپلز پارٹی میں تھے، پھر وہ پتہ نہیں چھوڑ گئے، سینیٹر بھی رہے، تو وہ یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ اسرائیل کے 5000 فوجی مارے گئے. تو ظاہر ہے یہ پتہ نہیں ایک لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کہہ دی بات، 5000 نہیں لیکن 400 کے قریب فوجی ان کے ڈیفینیٹلی مارے جا چکے ہیں. اس 350 سے ہٹ کر جو 7 اکتوبر کو جو ایک حملہ کیا تھا، حلہ بولا تھا، اس میں جو مارے گئے تھے ان سے ہٹ کر، یعنی یہ باقاعدہ جنگ میں جو اس وقت غزہ کے کناروں پر جاری ہے، یعنی اسرائیلی فوجی کناروں پر گھوم رہے ہیں، کہیں کہیں اندر بھی گھس جاتے، تو وہاں جو جھڑپیں ہو رہی ہیں نا، ان جھڑپوں میں اسرائیل کے 400 یا شاید اس سے بھی کچھ زیادہ فوجی مارے جا چکے ہیں. اور ایک واقعے کی تو گواہی نیو یارک ٹائمز کے رپورٹر نے بھی دے دی ہے. اس نے کہا کہ ایک ہی جھڑپ میں 25 اسرائیلی فوجی مارے گئے ہیں، ایک ہی جھڑپ میں. اگر ایک ہی جھڑپ میں 25 مارے گئے ہیں تو مہینے بھر سے جاری جھڑپوں میں ان کی تعداد اگر 400 ہو گئی ہے تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں، کوئی انوکھی بات نہیں. بہرحال اسرائیل کے لیے یہ ویسا ہی نقصان ہے جیسا کہ کسی اور ملک کے 4000 فوجی مر جائے، بلکہ 40,000 فوجی مر جائے، کیونکہ اسرائیل میں فوجیوں کی جان کی بہت زیادہ قیمت ہے. اور پھر اس میں ایک اہم بات یہ ہوئی ہے کہ اسرائیل کی فوج میں جب ہم کہتے ہیں نا گنتی 6 لاکھ کی ہے، تو اس میں تقریباً 2-2.5 لاکھ جو ہے وہ ریزرو بھی شامل ہے، جو ریٹائرڈ فوجیوں پر مشتمل ہوتے ہیں. ریٹائرڈ فوجیوں پر ان کو ایک ریزرو فوج بنایا گیا ہے. تو ریزرو فوج نے کہا ہے کہ ہم جنگ میں حصہ لینا نہیں چاہتے، ہم باقی زندگی گھر پر آرام سے گزارنا چاہتے ہیں، ہم میدان جنگ میں نہیں جانا چاہتے. اس بات پر نیتن یاہو زیادہ پریشان ہے. ناظرین، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.